Hello everyone, myself Tushar Rana and I am from Triple IT City. Currently, I am a second year undergraduate student doing CSC from BTech. हमने अपने पिछले लेक्चर में दैट इज क्लास 12 का चैप्टर 15 जो कि पॉलीमर से वो स्टार्ट किया था और हमने इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत से कर लिए थे इसमें हमने आई गेस टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों कंप्लीट कर लिए थे। ओके, तो आज हम ट्राई करेंगे कि इसका टाइप 3 कंप्लीट कर पाए और टाइम बचेगा तो हम टाइप 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा केमिस्ट्री होता है ना उसमें कुछ चैप्टर एक ही जैसा कुछ फंडामेंटल टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं और कुछ क्वेश्चन यानी कुछ कुछ चैप्टर्स में हमें बहुत से यानी कि कह रहे कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। ओके, तो ये जो पॉलीमर जो चैप्टर है ना वो उतना कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें थोड़ी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एज अ और ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। ओके, तो इसमें याद तो रखना पड़ेगा आपको, साथ ही साथ आपको कुछ लॉजिकल थिंकिंग भी लगानी होगी। ओके, तो चलिए आप अ, आ जाइए। दैट इज आर टाइप नंबर 3। आई गेस हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तक चले गए थे। ओके, दैट इज टाइप 3। तो just let me write down the heading first. One, two, three. Okay. This is short answer type. Okay. तो इसमें हम चालू करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है ये देख लीजिए। वो बोल रहा है अ लीनियर पॉलीमर ऑफ टू मिथाइल। आई गेस आपको थोड़ा विजिबल नहीं होगा, मैं सिर्फ थोड़ा ओके ओके आई थिंक नाउ इट इज विजिबल। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक लीनियर पॉलीमर है जिसमें है 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन और बोल रहा है कि becomes hard on treatment with sulfur between 373 to 415 Kelvin and sulfur bonds are formed between the chains. Write the structure of the product of this treatment. अब तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है, पहले तो आपको वो लिखना पड़ेगा। दैट इज देखिए 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो देखिए जैसे आपको ऐसा कुछ नीम याद आ यानी कि ऐसा कुछ केमिकल फॉर्मूला याद आ गया। ओके, तो आपको ये पता हो गया कि ये किसी कंपाउंड का नाम है। Okay, just wait a minute. Let me adjust this drop down menu. Okay, so देखिए मैंने आपको बताया था कि जो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन ये बहुत ही फेमस यानी कि कहना चाहिए कि फेमस कंपाउंड का नेम है। दैट इज वेट वेट ओके ऑल सेट। तो देखिए ये जो कंपाउंड का नेम दिया हुआ है ना, इट इज जस्ट जब आप रबर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, ओके, तब उसमें ये काम आता है। ओके, तो इसमें क्या होता है पता है क्या, मैं देखिए जैसे बताऊं। जब आप वाइल मैन्युफैक्चरिंग, ओके, तो आप टायर से जब रबर बनाते, ओके सॉरी रबर से जब आप टायर बनाते, रबर टू टायर, ओके, तब हम उसमें क्या ऐड करते हैं पता है, 5% ऑफ सल्फर इज यूज्ड फर्स्ट थिंग। ओके, इसमें आप फर्स्ट वो 5% ऑफ सल्फर यूज करते हैं। ओके, और ये क्यों यूज करते हैं, एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट, एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। तो देखिए क्रॉस लिंकिंग एजेंट क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा टायर की जो इलास्टिसिटी रहती है वो हमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तक की चाहिए रहती है। ओके, और क्योंकि टायर इज ऑल्सो बिल्ड अप विथ वेरी स्टडी मटेरियल्स। ओके, तो उसलिए हमें उसके बीच के जो बॉन्ड्स थे यानी कि अपने रबर के बॉन्ड्स, तो आपको पता होगा उसमें हम वल्कनाइजेशन करके उसकी इलास्टिसिटी और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो वही चीज है, इसमें हम क्रॉस लिंकिंग एजेंट डालते हैं, दैट इज सल्फर विच इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स इलास्टिसिटी आई गेस। ओके, सो ओके ओके, सो उसके बाद में क्या होता है देखिए, अब जब आप एक लीनियर पॉलीमर दैट इज 2 मिथाइल 1,3 डाई ब्यूटाडाइन जब डालेंगे, ओके, तो वो क्या होता है पता है क्या? वो हार्ड होने लगता है जब वो सल्फर के साथ में ट्रीट करने लगता है। ओके, तो ये क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए जब आप इसे डालेंगे प्लस सल्फर, ओके, तो ये फॉर्म करता है वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर। ओके ओके, तो ये जो प्रोसेस दी हुई है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ओके, सो दैट्स द थिंग। अब इसने स्ट्रक्चर भी पूछ लिया तो चलिए ये भी देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द
प्रोडक्ट फॉर्म। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ना कहना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सा होता है, पर अगर इसने पूछा है तो चलिए हम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आप भी ट्राई करिए। तो देखिए इसमें सल्फर सल्फर जो है ना, सल्फर के बॉन्ड्स आपके बीच में आएंगे। ओके, कोई दो आपके वो हो जाएंगे जैसे बेसिकली अगर आप कहना चाहिए आप सल्फर से पहले तो आप सिंपल दैट इज 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन की वो बना लीजिए। ओके, तो देखिए ऐसा कुछ हो गया। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द सिंपल वन। अब इसमें आपको क्या करना है पता है क्या, इसमें आपको एक सल्फर बॉन्ड ऐसे जोड़ना है, फिर एक सल्फर बॉन्ड ऐसे जोड़ना है एज अ इंटरल, दैट इज जो मैंने आपको बताया था कि ये एज अ क्रॉस लिंकिंग एजेंट रहता है। ओके, और नीचे सेम बॉन्ड रहेगा दैट सी, फिर CH2 एंड दिस वन इज द सेम ओनली, और इसके साथ में आ जाएगा आपका CH। तो ये हो गया आपका एक प्रोडक्ट। अब उसके साथ में और एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो वो प्रोडक्ट क्या होता है बेसिकली ये देखिए इस टाइप से होता है वो। उसमें आपका जो रिंग चेन है वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ब्यूटाडाइन वाला सी, ये हो गया CH2। पर यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है जब आप उसका फॉर्मेशन करने लगते हैं। ओके, तो ये CH, फिर ये CH2, और ये तो सिंपली सेम ही रहेगा। ओके, मैंने बस इसका डाउन सेट कर दिया, तो आपको नंबर ऑफ कार्बन गिन लेना एक बार। ओके, ये सल्फर यहाँ पे आ जाएगा अपना CH, C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, and this one is the same as upper side, and here it comes CH. Okay, so this is the final structure of the product form. तो आप ऐसे कर लीजिए, आपको थोड़ी दिक्कत आ रही होगी तो आप एक दो बार बना के ट्राई करिए, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो ओके लेट मी open my draw here also on this page, so we can mark our questions here also. Okay, so question number 20 is done. Okay, let's do the question number 20. तो question number 21 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलीमर। ओके, तो हमारे पास ए ए ए ए ए ए, तो सिंगल ए मोनोमर है, उसकी नंबर ऑफ चेन्स है, तो ये बेसिकली इट इज अ एडिशन पॉलीमर। ओके, तो देखिए एडिशन पॉलीमर किस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं, बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल मोनोमरिक स्पीशीज। ओके, तो इसमें बहुत ही छोटे छोटे सिंगल मोनोमर स्पीशीज एक साथ आके बार बार ऐड होते हैं एक दूसरे से, और वो एडिशनल पॉलीमर्स बना लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं एज एन होमोपॉलीमर्स, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर नहीं है, यूनिट्स है। ओके, इसमें सिंगल मोनोमर यूनिट्स है। कहना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपके पास ए होता, बी होता, फिर ए होता, फिर बी होता, तो मान लीजिए यहाँ पे एक और ये दो दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट हो जाते थे। इसमें आप कह सकते थे कि दे आर नॉट अ होमोपॉलीमर बट दीज आर द सेम। ओके, सेम मोनोमर यूनिट। ओके, तो इसमें क्या कहेंगे आपको कि दैट इज बेसिकली एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। ओके, और ये कैसे फॉर्म होते हैं, formed by these are formed by the polymerization of single monodic unit, by the polymerization of single monomer unit। ओके, और इसी को कहते हैं हम नो एस, दैट इज बेसिकली होमोपॉलीमर्स। ओके, तो दीज आर द बेसिकली होमोपॉलीमर्स। तो आप इसे डिफरेंट नाम से भी जान सकते आपके टेक्स्ट के हिसाब से। ओके, सो जस्ट राइट इट होम पॉलीमर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो ये भी सिंपल है जैसे मैंने अभी बताया था, ए बी बी ए ए ए बी ए। तो आपने ये सारे टाइप ऑफ पॉलीमर्स पढ़े होंगे आई थिंक। ओके, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी एक टाइप का एडिशनल पॉलीमर है, लेकिन इसमें आपका पॉलीमराइजेशन हो रहा है बिटवीन द टू डिफरेंट मोनोमर्स। ओके, तो इसमें एक तो मोनोमर है दैट इज बेसिकली ए, और साथ ही साथ टू पॉलीमर्स भी दैट इज बीबी। ओके, तो ये एक एग्जांपल ऑफ टू पॉलीमर। ओके, जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा ब्यूनाइन का, ब्यूनास का। ओके, तो इसी टाइप का होता है। तो आई थिंक यू शुड रिकॉल इफ यू आर नॉट रिकॉलिंग दैट ब्यूनाइन, बिकॉज नायलॉन के जितने भी स्ट्रक्चर होता है वो आपको याद रहना चाहिए बेसिकली, वो अच्छे होते हैं। ओके, चलिए तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी हमारा एडिशन पॉलीमर है। फर्स्ट थिंग देखिए जितने भी यहाँ पे ऐड करके हो रहे हैं दैट इज बेसिकली एडिशन पॉलीमर। पॉलीमर और मैं यहाँ पे सिंपल सिंपल टर्म्स में लिखूंगा, यानी कि की पॉइंट्स में फॉर्म बाय पॉली, ये आपको पता है पॉलीमराइजेशन।
from two different monomers or copolymers. Okay, तो ये जो मोनोमर्स है दैट आर बेसिकली कोपॉलीमर्स। अगर इसके बारे में बात करें तो दिस आर कोपॉलीमर। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो दैट इज बेसिकली प्यूना एस, या फिर आप लिख दीजिए प्यूना एन। ओके, ये सब आपको पता है। चलिए, तो ये भी हमारा होगा दैट इज कोपॉलीमर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है आउट ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इन विच टाइप विल यू प्लेस द फॉलोइंग। ओके, तो इसमें हमारा कुछ पॉलीमराइजेशन करवाना है और उसके बाद में हमें प्लेस करना है कि किस वाले ग्रुप में जाएगा ये जो रिजल्टेंट है। तो ये कुछ ए एम से ए एन जुड़ा, और ये ए टाइम्स एम, फिर ये बोल रहा है ए टाइम्स एन, और क्या बोल रहा है ए से ए जुड़ के बनाएगा वो एम प्लस एन। ओके, तो चलिए देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ओके, देखिए, तो देखिए ये जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है ना, तो इसमें जो हमारे पास एग्जांपल दिया है, तो दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्योंकि देखिए जब आपको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है ना, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे आपकी चेन बन रही है। देखिए, सो दिस इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मोनोमर, या फिर कह सकते हैं डिफरेंट मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं टू फॉर्म द पॉलीमर। ओके, बिकॉज हियर द molecules of same monomer or different monomer are added form to form a polymer. That is this type of polymer. Okay. अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 इज सेइंग आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलीमर गिवन इन द फिगर। ओके, तो मैं इस साइड में फिर से डायग्राम नहीं बनाऊं, हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं उससे अच्छा। ओके, सो आई थिंक मैंने आपको ऐसा कुछ एग्जांपल अभी जस्ट ही कराया। तो ये एक टाइप का क्रॉस लिंक पॉलीमर, फर्स्ट थिंग क्रॉस लिंक पॉलीमर। ओके, देख सकते हैं आपके बीच में जो चेन और जो मोनोमर की यूनिट है उनके बीच में आपको क्रॉस लिंक एजेंट दिख रहे होंगे। ओके, तो दिस इज एन क्रॉस लिंक पॉलीमर। ओके, फर्स्ट थिंग। फिर क्या बोल रहा है, ऐसा क्रॉस लिंक भी, और देखिए ऐसा आपको नेटवर्क स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, तो हम इसे और एक नाम से जानते हैं, दैट इज नेटवर्क पॉलीमर ऑल्सो। ओके, तो आप दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, हमें बेसिकली बताना है कि ये किस टाइप का पॉलीमर है। तो ये तो हमने बता दिया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए आपको कहीं पे दो, कहीं पे तीन मोनोमरिक यूनिट दिख रही होगी, जिसमें एकदम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। ओके, दैट इज बेसिकली द कोवेलेंट बॉन्ड। हियर दे आर फॉर्म्ड। देखिए ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिखा रहा हूँ राइट साइड में थ्योरी पार्ट। ओके, बाकी आप सब को अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूं तो आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हैं जो आपके पास नॉलेज है। ओके, जो आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ा है। ओके, फ्रॉम, बाय, or dry monomers that contain strong covalent bond between polymer chains. ओके, तो सिंपल था, जस्ट जो बोला मैंने उसे लिख लिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे बात। तो क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड बिलो। ओके, तो ये हम बना लेते पहले। दिस इज नॉट दैट मच हार्ड टू मेक, आई कैन डू दिस वाज ड्राइंग। ओके, सो ये कुछ
सिंगल चेन स्ट्रक्चर ये, चलिए देखते हैं। ओके, तो ये मोनोमरिक यूनिट में भी इस यूनिट में भी मोनोमर निकाल लेंगे। ओके, चलिए देखिए। तो देखिए, ये अगर आपको याद आ रहा होगा, तो ये एक टाइप का पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल का फॉर्म है। ओके, तो पॉली आइसोप्रीन दो टाइप के होते हैं बेसिकली, सिस और ट्रांस। तो ये उसमें से देखिए, आपको ट्रांस जैसे कुछ नहीं दिखेगा, सब आपको एकदम सिमेट्रिकल दिख रहा है अराउंड द डबल बॉन्ड। ओके, सो दिस इज जस्ट लाइक देखिए, अगर आप ये वाले बॉन्ड को देखें, तो इधर वाला बॉन्ड और ये इस साइड वाला बॉन्ड, तो एक टाइप से cis ही आपको दिख रहा है। सो दिस इज एन सिस पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल। ओके, तो आई थिंक आपने ये पढ़ा होगा अबाउट दिस मॉलिक्यूल। ओके, और ये किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ द सेवरल चेन्स, जिसमें आपको बहुत सारे वीक वैंडोवेल इंटरेक्शन और आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है पता है कि स्ट्रेचिंग होती है लाइक स्प्रिंग। ओके, और इसमें रबर के जैसे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी होती है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बातें दिखा देता हूँ। तो ये क्या है? दिस हाँ सॉरी, दिस मॉलिक्यूल is made up of several genes that are held together. Okay. और ये किससे होते हैं? बाय वीक वेंट्रोल फोर्सेस। मैंने आपको पहले ही बताया था, वीक वेंडर वॉल इंटरेक्शन, सॉरी, एंड हैज कॉइल्ड स्ट्रक्चर। देखिए, आपको दिख भी रहा है, जब आप इसके और नंबर ऑफ चेन्स को स्ट्रक्चर बना देते, दैट इज लाइक अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें प्रॉपर्टीज रहती है, प्रॉपर्टीज लाइक स्प्रिंग कह सकते हैं आप। ओके, तो स्प्रिंग आपको क्या करता है बेसिकली? एग्जिबिट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज। ओके, सो आई थिंक इट इज, चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। ओके, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट एक लाइन में कर देंगे इसके आंसर। तो फर्स्ट बोला है क्या बोला? वाई आर रबर कॉल्ड इलास्टोमर्स? तो देखिए, रबर को हम इलास्टोमर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि रबर इज एन नेचुरल पॉलीमर। फर्स्ट थिंग इज दैट रबर इज नेचुरल पॉलीमर। फिर क्या बोल रहा है? देखिए, उसमें इलास्टोमर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वो एग्जिबिट करता है एज ए इलास्टिक प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि उसका जो रबर का नेचुरल यूनिट होता है ना, उसमें एक प्रोडक्ट होता है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज लेटेक्स। ओके, तो जो लेटेक्स होता है उसके अंदर आपकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। इसलिए हम रबर को एज ए इलास्टोमर भी प्रोनाउंस करते हैं। ओके, प्रोड्यूस, हाँ, ओके, दैट इज प्रॉपर्टी। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? कैन एंजाइम बी कॉल्ड एंड पॉलीमर? तो देखिए एंजाइम जो होते हैं ना, वो बायो कैटलिस्ट होते हैं फर्स्ट थिंग, और वो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो उनमें बेसिकली आपको क्या मिलेगा? दैट इज प्रोटीन्स मिलेगा। ओके, तो इसलिए आपको उन्हें देखिए, जो भी प्रोटीन्स रहते हैं वो एक टाइप के पॉलीमर रहते हैं यूनिट। ओके, वो भी मोनोमर यूनिट से बने हुए होते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग आपको जब भी पॉलीमर के बारे में बात करें, सॉरी अबाउट एंजाइम, तो देखिए पहले आपको रिलेट करना पड़ेगा व्हाट आर दिस एंजाइम्स। तो देखिए, एंजाइम्स आर बेसिकली बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट। अब ये वाली टर्म आपको कई बच्चों को पता नहीं होगी, व्हाट इज दिस बायो कैटलिस्ट। तो देखिए, बायो कैटलिस्ट बेसिकली बेसिकली ये जो चीज होती है ना, इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ओके, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में दिस बायो कैटलिस्ट इज प्रेजेंट, और ये बेसिकली दिस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ओके, या फिर कह सकते हैं दिस एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। और आप सभी को पता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं दिस आर पॉलीमर्स। ओके, तो हमारे प्रोटीन्स हो गए यहाँ पे पॉलीमर। तो सिंपल, तो इसका आंसर है यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, कैन न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स एंड स्टार्च बी कंसिडर्ड एज अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स? ओके, तो हमने इसके बारे में बात करी थी कि हमारा जो एक चेन ग्रोथ पॉलीमर था और एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स था। तो मैंने आपको बताया था कि चेन ग्रोथ पॉलीमर से आपके मल्टीपल चेन्स बढ़ते जाती है, बट स्टेप ग्रोथ में स्टेप बाय स्टेप आपका पॉलीमराइजेशन होता है। तो देखिए, यही चीज है, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन स्टार्च हो गई, ये बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं
और इन्हें हम कहते भी है दैट इज द स्टेप ग्रोथ पॉलिन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, दैट इज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड स्टार्च कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टेप ग्रोथ पॉलिन्स। ओके, ये आपको अगर याद नहीं होगा तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। ओके, तो क्योंकि देखिए इसमें जब आप पॉलीमराइजेशन करवाते हैं ना, तो उसमें आपको कंडेंसेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी बिटवीन द टू मोनोमर्स। ओके, बिकॉज बिकॉज ड्यूरिंग polymerization you will see condensation, let me scroll down, reaction between two monomer units। ओके, तो इसमें क्या होता है पता है कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं मैं, तो उसमें लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स होने लगता है। ओके, तो लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, जैसे एग्जांपल ले ले, वाटर हो गया हमारा, फिर हमारा अल्कोहल हो गया। ओके, तो ये रिजल्ट इन दैट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके, रिजल्ट्स इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके, तो ये होता है, और इसे हम बहुत ही हाई और हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स बनते इससे। ओके, तो ये भी आप याद रखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए देखिए ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हमें, ये बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अभी तक हमें एज अ लॉजिकल पार्ट नहीं मिला। जस्ट द थिंग इज दैट अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है तो आप ये क्वेश्चन विद इन अ सेकंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ जो मैं लिख रहा राइट साइड में उतने की दिक्कत ही नहीं पड़ेगी आपको। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए ये भी कुछ खास क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है, हाउ इज द फॉलोइंग रेजिन इंटरमीडिएट प्रिपेयर्ड एंड विच पॉलीमर इज फाउंड बाय दिस मोनोमेरिक यूनिट। तो देखिए ये मोनोमेरिक यूनिट दे दिया है मेरे पास, दैट इज रेजिन इंटरमीडिएट, और उसमें बोला है हमें कि ये किस तरीके से प्रिपेयर्ड होता है और इससे कौन सा पॉलीमर बनता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 29। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, तो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इसका। ओके, सो स्ट्रक्चर बन गया हमारा, बहुत सुंदर सा दिख रहा है। तो देखिए जो रेजिन इंटरमीडिएट है बेसिकली, इससे हम ना इसे हम यहाँ पे दिया भी है दैट इज, हाँ, तो पहले हम इसे प्रिपेयर कैसे करें। फर्स्ट थिंग देखिए, मैं आपको प्रिपरेशन के पहले बता दूं कि इससे क्या बनेगा। तो देखिए एक पॉलीमर होता है दैट इज मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ओके, ये प्रिपेयर होता है फ्रॉम दिस इंटरमीडिएट। ओके, सो वी विल बी प्रिपेयरिंग मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ओके, मुझे इसका स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा, मेरे पास बस इन्फो है। ओके, तो आप एक काम कर लिए, अभी इसे चला लीजिए, आप चाहे तो इसको और सर्च कर सकते हैं। ओके, ऐसे बहुत सी चीजें रहती है जो आपको याद रखनी होगी। फॉर्म बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइज। ओके, ओके, तो इसमें आपको पॉलीमराइजेशन के कंडेंसेशन किसका कराना रहता है, फर्स्ट थिंग दैट इज मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तब आपके पास क्या मिलेगा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो नेम से आपको समझ आ रहा होगा। और ये जो रेजिन, इसमें बोल दिया है कि रेजिन इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन बताइए। तो देखिए इसमें कैसा होता है, यहाँ पे लिखा भी देता, दिस दिस रेजिन इंटरमीडिएट। तो कैसे बनता है देखिए, सिंपल, आपका एन तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि सॉरी जो रिंग है आपके पास वो तो सिंपल ही रहेगी। ओके, फिर यहाँ हमारा कुछ NH2 था, यहाँ पे भी हमारा NH2 था, एंड दिस वन वाज NH2। तो ये हमारा हो गया हमारा मेलामाइन, और इसके साथ में हमने ऐड करा SCHO दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड। तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेसिकली रेजिन इंटरमीडिएट जो दिया है। तो उसने पूछा था कि रेजिन इंटरमीडिएट प्रिपरेशन बताइए, तो वो कुछ इस प्रकार से होती है, दैट इज रेजिन इंटरमीडिएट
ठीक है, तो इसका डायग्राम मैंने ऊपर बना रखा है, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है दैट इज बेसिकली टू हैव practical application of why are cross link required in rubber. ओके, तो हमने इसके बारे में बात करी थी, दैट इज इन द वल्कनाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो इसका आंसर भी वही है, दैट इज जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस होती है, तो उसका मेन मोटिव ही रहता है कि हमें इंप्रूव करना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट नेचुरल। ओके, तो इस प्रोसेस में हमें बहुत ही ज्यादा हीट करना रहता है अपने रॉ रबर को विद द सल्फर, जो कि हमारा एक्ट करता है एज एन इंटरलॉकिंग एजेंट। ओके, तो टेम्परेचर कुछ हमारा 373 टू 415 केल्विन के अराउंड रहता है। ओके, तो ये चीज होती है। तो मैंने क्या बोला, आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। तो देखिए, वल्कनाइजेशन प्रोसेस is used to improve the physical properties of natural rubber. ओके, और इस प्रोसेस में दिस प्रोसेस involves heating of raw rubber with, क्या डालते हैं इसमें, गैस करिए, दैट इज सल्फर। और सल्फर क्या करता है, एक्ट्स एज एन एंटी, सॉरी, एक्ट्स एज एन क्रॉस लिंकिंग एजेंट। ओके, और इसका अराउंड और रेंज ऑफ टेम्परेचर अबाउट कितना रहता है उसमें, दैट इज 373 केल्विन टू 415 केल्विन। ओके, सो दिस इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस। तो दिस इज आपका सल्फर से क्रॉस लिंकिंग एजेंट, यानी क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन दिखता है आपके रबर में, और उसकी स्ट्रेंथ और उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है व्हाई डज सिस पॉलीआइसोप्रोपीन possesses इलास्टिक प्रोपेसिटी। तो इसके ऊपर का हम इस ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। ओके, तो मैंने क्या बोला था कि देखिए, जो सिस आइसो प्रो सॉरी 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 आई थिंक ये देखा है। ओके, सिस पॉली आइसोप्रोपीन। ओके, तो सिस आइसोप्रोपीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली? तो देखिए, इसमें आपको फर्स्ट थिंग इट हैज अ कॉइल स्ट्रक्चर। कॉइल स्ट्रक्चर होता है इसमें, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा, तो अब हम सेम चीज में जाएंगे। ओके, तो इसमें बहुत सी चीज आर फॉर्म बाय द वीक वैंडरवेल फोर्सेस, वीक वैंडर वॉल इंटरेक्शन, सॉरी। फिर उसके बाद में क्या होता है, इट हैज अ प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग। तो आई थिंक दिस 3 points आर satisfiable फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा खत्म होता है। ओके, just give a 2 minute break, have some water, and we will start again. Okay. Okay. We are back again. So we were at question number 30. Let's see what this remaining. Question number 32. Question number 32 is saying what is the structural difference between HDP and LDP? How does the structure account for the different behavior in the nature? Hence the use of polymers. तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, HDP और LDP के बारे में। तो देखिए, HDP और LDP is a, यानी कि कहना चाहिए, पॉलीमराइजेशन टेक्निक के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम एलडीपी के बारे में बात करते हैं। तो एलडीपी बेसिकली क्या होता है, जब आप पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन करते हैं अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, और उसमें आप कुछ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, लाइक कोई आप मान लीजिए जैसे पेरोक्साइड ले लीजिए, तो आपको एक लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलता है। ओके, तो दैट इज एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो चलिए मैं आपको बताऊं, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन फर्स्ट अंडर high pressure and temperature. Okay. This high pressure and temperature in presence of catalyst. आप कैटलिस्ट यूज करेंगे यहाँ पे पेरोक्साइड, तो आपको क्या बनेगा, इट गिव्स एलडीपी। ओके, तो ये हो गया। अब एलडीपी के बारे में उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आप याद कर लीजिएगा।
या फिर आपको याद आ जाना चाहिए। और वहीं पे अगर हम बात करें दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीमर के बारे में, दैट इज एचडीपी। तो जो एचडीपी होता है ना, उसमें हम पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन ही करते हैं, बट पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन हाइड्रोकार्बन स्वैप। ओके, और इसमें आपका कैटलिस्ट यूज करेंगे जिगलर नीटा कैटलिस्ट। ओके, और उसके साथ में एक और कैटलिस्ट यूज करते हैं, दैट इज द ट्राई इथिलाइन एल्यूमिनियम। ओके, क्या बोला मैंने, इसको नाम थोड़ा सा अजीब सा है, बट ये आप जब मैं लिखूंगा तब आपको समझ आ जाएगा। ओके, सिंपल सा नाम। तो ये इन सब के बाद में जो मिलता है दैट इज द एच टी हाई डेंसिटी। ओके, तो ये इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने बोला है, तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफरेंस ये होता है क्या कि जो आपका दैट इज एलडीबी होता है, इट इज अ हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, बट दिस वन इज अ लीनियर। तो ये भी लिख दीजिए लीनियर। ओके, और ये जो है हमारा दैट इज हाईली ब्रांच। ओके, so let me see how many questions are more remaining. Okay, so a couple of questions are there. Okay, let's see how much we can finish in the instant. Question number 33. तो क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दैट इज द व्हाट इज द रोल ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इन द एडिशन पॉलीमर ऑफ अल्केन्स। ओके, चलिए। तो बेंजोइल पेरोक्साइड का रोल क्या होता है इन एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्केन्स, ये बताना है, साथ ही साथ बताना है हमें एक्सप्लेनिंग द इट्स मोड ऑफ एक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं ना, तो उसमें आपको फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हुए मिलेंगे। तो जब अल्केन्स हो गया या फिर कोई डाइन्स हो गया, उनकी जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, इन दैट प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन दैट बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या बोला मैंने, ये देखिए, जो पहले तो मैं बता देता आपको स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो कैटलिस्ट है, ओके, तो इट गिव्स फ्री रेडिकल्स। ओके, तो आपको पता चल गया रेडिकल्स कहाँ से आ रहे हैं। तो अब रेडिकल्स को हम इसको अप्रोक्स में डालते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अब मैं बोला जैसे अगर हम अल्केन्स ले लें, ओके, या फिर कोई भी डाइन्स ले लें, ओके, तो जब आप इनका पॉलीमराइजेशन कराएंगे, पॉली, ओके, मैं और थोड़ा अच्छे से एरो बना देता हूँ। ओके, तो इसका जब आप पॉलीमराइजेशन कराएंगे, ठीक है, तब आप और पॉलीमराइजेशन के साथ साथ आपको ये जो फ्री रेडिकल है वो भी डालना है यहाँ पे। ओके, पॉलीमराइजेशन भी हो रहा है अल्कीन्स का, तो यहाँ पे जो बनता है ना दैट इज बेसिकली, अगर आपको यहाँ पे फ्री रेडिकल बेसिकली आपको ऐसे जनरेटेड नहीं मिलेंगे, आपको कुछ इनहिबिटर्स डालना पड़ेगा, इनहिबिटर्स। तो वही आपके पास इनहिबिटर में बेंजोइल पेरोक्साइड दिया है, इसकी जगह आप चाहे तो एसिटाइल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हो गई हमारा बेस बना। तो इस तरीके से आपको दैट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्केन्स एंड डाइन्स करने मिलेगा। अब बात होती है एग्जाम्पल के बारे में, तो अगर हम एग्जाम्पल ले ले फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए, बेंजोइल पेरोक्साइड हम यूज करें, बेंजोइल पेरोक्साइड एज एन इनहिबिटर, ओके, used for the polymerization of ethene to polyethylene first, ethene to polyethylene। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्टली पता है, जो फिनाइल पेरोक्साइड रेडिकल्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, और वो ऐड यानी कि वो जो डबल बॉन्ड ऑफ इथीन जनरेट हुआ है उसमें ऐड हो जाते हैं, और एक नया फ्री लार्जर फ्री रेडिकल बन जाता है। क्या बोला मैंने, दैट इज फर्स्ट फिनाइल, सॉरी, हाँ, फिनाइल पेरोक्साइड रेडिकल्स आर फॉर्म। ओके, और वो कहाँ हो जाते हैं, विच आर एडेड टू डबल बॉन्ड ऑफ इथीन, और इनके डबल बॉन्ड ऐड होने के बाद में क्या होता है, दैट इज द जनरेशन ऑफ अ न्यू रेडिकल, जनरेटिंग अ न्यू लार्जर फ्री रेडिकल। ओके, तो ये प्रोसेस, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का। तो क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दैट इज विच फैक्टर इम्पार्ट्स क्रिस्टलाइन नेचर टू अ पॉलीमर लाइक नायलॉन। ओके, तो हमें बताना है कि जैसे हमारा एग्जांपल हो गया, यहाँ ले लिया हमने नायलॉन। तो जो नायलॉन पॉलीमर है वो क्रिस्टलाइन नेचर को इम्पार्ट यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज के लिए शो कर रखता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो अगर हम नायलॉन के बारे में बात करें तो उसमें आपको कुछ अमाइड लिंकेजेस दिखने मिलेंगे। तो आपको ये भी पता होगा दैट इज पॉलीमर्स दैट possesses amide. I think you all know what is amide. Linkages are termed as nylon. ये हमें सिंपल वर्ड में बता रहा व्हाट इज नायलॉन। ओके, फिर क्या बारे में हो रहा। अब अगर हम बात करें फाइबर्स के बारे में तो देखिए उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ओके, तो इसके वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज पैक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रिस्टलाइन नेचर की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी दिखने लगती है। क्या हुआ देखिए, ये क्या बोल रहा था। हाँ, तो इसमें क्या होता है, fibers have a strong intermolecular force of attraction, firstly, just like हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना स्ट्रांग होता है। ओके, तो इस इट लीड्स टू द क्लोज पैक, ओके, ऑफ स्ट्रक्चर। और जब आपका स्ट्रक्चर में क्लोज पैकिंग आ गया तो वहां पे आप क्या दिखाई पड़ेगा, दैट इज इम्पार्टिंग क्रिस्टलाइन नेचर। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको देखने मिलेगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, दैट इज बेसिकली नेम द पॉलीमर यूज्ड इन द लैमिनेटेड शीट्स एंड गिव द नेम ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स इन्वॉल्वड इन द इट्स फॉर्मेशन। ओके, तो जो आपने लेमिनेशन वाली शीट्स देखी होगी, यानी कि कभी भी आप जैसे कोई आधार कार्ड हो गया या फिर कोई भी आपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए, ओके, तो उसका जब आप लेमिनेशन कराते हो तो उसमें आपको लेमिनेट जो शीट दी रहती है। ओके, तो वो किससे बनती है बेसिकली, वो बोलती है, यानी कि वो जो बनती है वो तो मोनोमेरिक यूनिट हो गया। बट द थिंग इज दैट वो जो बना हुआ दैट इज लैमिनेटेड शीट्स है, what is the chemical formula behind that what is the polymer, actual polymer, what is that। okay, और साथ ही साथ आपको मोनोमेरिक यूनिट भी बतानी है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो आपका वो होता है ना, दैट इज लैमिनेटेड शीट्स, लैमिनेटेड शीट्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखिए इसमें हम यूज करते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ओके, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है बेसिकली, इट्स यूज्ड टू मेक लैमिनेटेड शीट। तो ये तो हो गया हमारा, दिस इज द पॉलीमर कंटेंट, पॉलीमर यूज्ड। ओके, और जो मोनोमर एक यूनिट होती है वो कौन सी होती है, मोनोमर यूज्ड। तो मोनोमर यूज्ड होता है दैट इज यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जो कि बनता है यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड्स। ओके, सो दिस इज, चलिए इजी रहा। अभी देखिए इसके बारे में और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे ही एक्सप्लोर करते रह जाऊंगा तो और टाइम लग जाएगा, हमें क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है विच टाइप ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स हैव सम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सिंथेटिक पॉलीअमाइड्स, व्हाट इट्स सिमिलैरिटी। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए जो प्रोटीन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है विद दैट सिंथेटिक पॉलीमाइड्स, पहली बात तो ये। और फिर बात करें हम प्रोटीन्स और पॉलीमाइड्स की, तो देखिए उन दोनों में पता है कि अमाइड लिंकेजेस होता है। तो ये सिमिलैरिटी और ये सब स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है। ओके, वो देखते हैं। अगर हम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी देखें बिटवीन किसके बीच में बताना है, दैट इज बिटवीन बायोमोलिक्यूल्स, sorry, that is synthetic polymers and biomolecules, synthetic polymers and biomolecules। ठीक, तो
जो प्रोटीन्स होते हैं, ओके, प्रोटीन्स हैव सम सिमिलर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विथ सिंथेटिक पॉलीमर्स, और वो होता है बेसिकली कंटेन्स amide linkage. Okay, तो आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज दिस amide linkage. ओके, तो जो भी आपने नायलॉन नायलॉन देखी होगी उसमें आपने और अच्छे से देखा होगा इस चीज को. चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का. तो क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है why should the monomer used in the addition polymerization through free radical pathway be very pure. Okay, तो चलिए देखिए इसमें बोल रहा है कि हम मोनोमर को क्यों यूज करते हैं इन द एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से. तो चलिए देखते हैं. तो देखिए जो मोनोमर होते हैं ना वो हमेशा यूज होते हैं इन द एडिशन टू द पॉलीमराइजेशन थ्रू फ्री रेडिकल पाथवे. क्यों? क्योंकि जब आप कभी भी कुछ मोनोमर से कुछ आप बना रहे हैं जैसे कि पॉलीमर, ओके, तो उसमें आपको फर्स्ट थिंग एक चीज और ये ध्यान रखनी होती है और दैट इज इम्प्यूरिटीज. ओके, तो इम्प्यूरिटीज लाइक जैसे आपने इनहिबिटर डाला कोई भी कैटलिस्ट, ओके, तो उसके कारण इम्प्यूरिटीज आती है. तो उससे आपको क्या होता है यानी कि जो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है ना उसकी लेंथ जो होती है वो बहुत ही शॉर्टर होती है. जैसे अगर आपकी लॉन्गर चेन ऑफ पॉलीमर होगी तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा यानी कि कहना चाहिए उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी. ओके, बट वहीं पे अगर आप उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज आ गई तो उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो चेन्स है वो उसका साइज कम हो जाएगा, तो उससे आपकी क्वालिटी पे दिक्कत आई. ओके, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दैट थ्रू फ्री रेडिकल पाथवे वेरी प्योर. ओके, तो दो फ्री रेडिकल है फ्रॉम दैट इनहिबिटर. तो अगर मैं इनहिबिटर की बात करूं तो इनहिबिटर्स हमारा आएगा फ्री रेडिकल. ओके, एंड वी वांट दैट फ्री रेडिकल टू बी वेरी प्योर. और वो बोल रहा है वेरी प्योर क्यों, देखिए ये चीज मैं बता. तो देखिए जो मोनोमर होते हैं हमारे मोनोमर्स यूज्ड इन एडिशन टू पॉलीमराइजेशन टू फ्री रेडिकल pathway should be very first thing is that because अब देखिए अब इसका रीजन यहाँ से चालू है बिकॉज देखिए कुछ इम्प्यूरिटीज देखी जाती है बिकॉज इवन द ट्रेसेस ऑफ इम्प्यूरिटीज एक्ट्स लाइक इनहिबिटर. ओके, तो ये चीज होती है और इससे क्या होता है पता है क्या, इट इज टू फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर विथ शॉर्टर लेंथ. ओके, और इससे क्या होगा लेंथ डिस या फिर कह सकते हैं डिग्रेडिंग कह सकते हैं डिग्रेडिंग द polymer. So that's why we are not using that. We are using a pure free ready. Okay. चलिए चलते अब. ओके, तो यहीं पे हमारा दैट इज टाइप 3 कंप्लीट होता है. तो देखिए टाइप 3 में हमने ज्यादा कुछ नहीं करे. दैट इज द क्वेश्चंस वर नॉट दैट मच हार्ड. क्वेश्चंस वर सिमिलर एंड क्वेश्चन वर शॉर्ट आल्सो. तो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट थे यानी कि जस्ट देख के आंसर बता सकते थे, बट उनका मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दिया है. इफ समवन हैज नॉट डन दैट टॉपिक और समवन इज लैगिंग बिहाइंड इन दैट टॉपिक. ओके, चलिए अब चलते हैं मैचिंग टाइम पे. तो इसके लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ. ओके, so this is fourth, that is matching type. Okay, तो I don't think so that किसी को बताने की जरूरत है कि मैचिंग टाइप क्या होता है. ओके, तो ओके तो इसमें क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं. पहले ट्राई करेंगे कि ये क्वेश्चन हो जाए. तो क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है मैच द पॉलीमर ऑफ द कॉलम 1 विद द करेक्ट मोनोमर ऑफ द कॉलम. ओके, तो हमें कॉलम 1 के मोनोमर से कॉलम 2 के पॉलीमर के बारे में बात करनी है. तो ये चीज तो पूछी जाना चाहिए. ठीक है, ओके, सो कॉलम 1 में हमारा पॉलीमर है.
और कॉलम 2 में हमारा मोनोमर उसके करस्पॉन्ड। चलिए देखते हैं, मैं आंसर लिखूंगा यहाँ पे। तो पहला क्या है, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एचडीपी। तो एचडीपी के बारे में हमने बात कर ली है। तो जो एचडीपी होता है उसका हमें पहले बताना है कि दैट इज सॉरी। तो एचडीपी पॉलीमर का हमें मोनोमर यूनिट बताना है। तो देखिए, जब भी आप एडिशन पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, ओके, व्हेनेवर यू आर मेकिंग एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, ओके, तब वहां पे आपको एक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लेना पड़ता है, दैट इज जिगलर नेटा कैटलिस्ट, आपको याद होगा, ओके, एट दी हाई टेम्परेचर एंड कंडीशन। तो आपको पता होगा दैट इज ऑप्शन 1 का कॉलम, दैट इज कौन सा मैच करेगा, दैट इज ई। ओके, सो ऐसे कराऊंगा तो मैं याद नहीं आएगा, दैट इज अगर मैं इसमें याद करवाऊँ आपको, दैट इज इथीन प्लस आप क्या लेते हैं, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट लेते हैं, लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आप कैटलिस्ट लेंगे कुछ जिगलर नेटा कैटलिस्ट। ओके, तो आपको याद होगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन तो हमारा हो गया ई। तो मैं यहाँ लिख के भेजा था, फर्स्ट का हो गया हमारा ई। चलिए, अब सेकंड का है, तो हमारा सेकंड है दैट इज नियोप्रीन। तो नियोप्रीन क्या होता है, तो देखिए, नियोप्रीन इज बेसिकली फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। ओके, फॉर्म बाय द फ्री रेडिकल mechanism polymerization of, okay, sorry, chloroprene। क्लोरोप्रीन से पॉलीमराइजेशन आपको न्यूक्लियोप्रीन बनेगा। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। तो उसमें आपको बस रेडिकल का ध्यान रखना है। तो ये चीज होगी। थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड इज दैट नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर इज जस्ट अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स, ये सभी को पता है, नेचुरल रबर। ओके, इट इज जस्ट अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ओके, तो आई थिंक ये सबसे इजी पार्ट है, सभी को पता होगा। अब चलते फोर्थ वन पे, दैट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन क्या है बेसिकली, तो टेफ्लॉन इज नथिंग बट इट इज फॉर्म बाय, इसमें देखिए कुछ प्रोसेस होती है। ओके, तो इसमें हम हीट करते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन को, सॉरी इथिलीन को नहीं, टेट्राफ्लोरोइथिलीन को एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्री रेडिकल। ओके, तो कुछ आप वो ले सकते हैं कैटलिस्ट, जिससे आपको फ्री रेडिकल मिलेगा। तो उसको आप जब यूज करते हैं इन दिस वेपर, तब आपका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। लाइक जैसे आप कह सकते हैं पर सल्फेट कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो टेफ्लॉन है, ओके, तो इस फॉर्म बाय हीटिंग, इसे हीट करते हैं टेट्रा फ्लोरो इथीन, ओके, एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, और यहाँ पे आप फ्री रेडिकल के लिए यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल पर सल्फेट कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट होता है दैट इज पर सल्फेट कैटलिस्ट। तो आप जब उसे यूज करते हैं तो आप उससे एट हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन टेफ्लॉन बना सकते हैं। ओके, चलिए, और लेट्स मॉडल द क्वेश्चन। ओके, दैट इज फिफ्थ, दैट इज द लास्ट वन। तो फिफ्थ वन इज दैट एक्रिलाइन। तो ये टर्म हमने सबसे फर्स्ट या फिर सेकंड एमसीक्यू टर्म देखी थी। तो इसका आंसर तो आई थिंक आपको पता रहना चाहिए। ओके, तो देखिए सारे आंसर मैच हो गए, तो दिस इज जस्ट वन, ऑप्शन नंबर डी ओनली। बट लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, सो देखिए, एक्रिलाइन जो होता है ना, इट इज फॉर्म बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रोनाइट्राइड। ओके, ये सभी को पता है, बट उसमें उसमें कैटलिस्ट यूज होता है, दैट इज द पेरोक्साइड कैटलिस्ट। ओके, तो ये भी मैं लिखवा देता, दैट इज एक्रिलाइन। तो हमने लिख दी, इज फॉर्म बाय एडिशन polymerization of acrylonitrile in presence of peroxide catalyst. Okay, so I think it is done. Okay, so
आज के लिए बस इतना ही। हमने अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट कर लिए और हमारा मैचिंग टाइप का भी हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो कल से हम यानी अगला जो लेक्चर जब भी होगा हमारा, तो हम मैचिंग टाइप जितने भी है सारे कंप्लीट कर लेंगे। फिर कुछ असर्शन टाइप है, ज़्यादा नहीं है, और फिर लॉन्ग आंसर टाइप है क्वेश्चन। और अगर कुछ समय बचा तो मैं आपको कुछ अच्छी-अच्छी टेक्निक्स बताऊँगा, कुछ अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स भी लेके आऊँगा। तो हम पीवाई के क्वेश्चंस भी कर लेंगे थोड़े से, जो जेईई मेंस में या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।